सुबह मेरी आँख खुली तो अम्मा अब्बा किसी से ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मैं परेशान हो गई। भागती भागती बाहर आई तो खुशी की इंतहा ना रही। सामने मेरे शौहर खड़े थे। आज बरसों बाद वो घर आए थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। उन्हें घर से गए हुए सालों गुजर गए थे। उनके इंतजार में तो अब मैं मायूस होने लगी थी, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर मैं सारे गिले शिकवे भूल गई थी। फिर मेरी नज़र उनके पहलू में खड़े एक दुबले पतले और कम उम्र लड़के पर पड़ी, जो सहमा हुआ था। अम्मा अब्बा उसी की वजह से मेरे शोर से लड़ रहे थे। बेटा, इसकी जात पात का कोई पता नहीं, तुम इसे क्यों उठाकर घर ले आए हो? अभी भी वो शाकिर से एक ही सवाल कर रहे थे। अम्मा जी, अपने लिए थोड़ी लाया हूँ, आप लोगों की खिदमत के लिए लाया हूँ। इसे जिम्मेदार साहब ने मुझे अपने तोहफे में दिया है। आप तो जानते हैं, बहावलपुर के जिम्मेदारों की सखावत मशहूर है। मैं इसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं लाया। मेरे मालकों ने इसे मुझे अपने तोहफे में दिया है, और ये भी मेरे साथ आने पर खुश है। क्यों शबू, बता, तुझे यहाँ कोई मसला है? शबू ने सादतमंदी से सर हिलाया। नहीं मालिक, मुझे कोई मसला नहीं यहाँ आकर, मैं बहुत खुश हूँ। उसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। उसकी खूबसूरती से तो मैं भी मुतासिर हो गई। हालांकि मैं औरत थी, मगर उसके नैन नक्श और आंखों में ऐसी चमक थी कि एक लम्हे के लिए भी मैं ठिठक कर रह गई। उसका हुस्न कम उम्र लड़कों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। खैर, उसने सर पर टोपी पहन रखी थी और हाथ बांधे खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मुगलिया दौर में बादशाह के सामने कोई वजीर या दरबारी हाथ बांधे खड़ा हो। उसका अंदाज बहुत ही मुतवाना था। अब्बा ने खूब बहस की, मेरे शोहर को बहुत डांटा। कहा कि तुमने बिला वजह हमारी इजाजत के घर में जवान लड़के को रख लिया। कल को ये बड़ा होगा तो बहू और हमारी औरतों के लिए मसले होंगे। मगर मेरे शोहर ने किसी की ना सुनी। मैं भी खुश थी कि उन्हें मेरा किस कदर ख्याल है, जो मेरे लिए एक खादिम ही लेकर आए, जो हर वक्त मेरी खिदमत करेगा और मैं कोई काम ना करूं। वैसे भी शाकिर बहुत अरसे के बाद घर आए थे। मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। लड़के ने, जिसका नाम शब्बू था, आते ही सारे घर का काम संभाल लिया। हम लोग भी खुश थे। घर में एक तरह का सुकून हो गया। मगर एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास सर पकड़े बैठी थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। उनको इस हालत में देखकर मैं चौंक गई। समझी कि न जाने क्या हुआ है। पूछा तो कहने लगी, बहू क्या बताऊं, आजकल की औरतों को न जाने क्या हो गया है। हम लोग तो अपने जमाने में 10 मीटर फासला कुएं से साफ पानी भरने के लिए तय करते थे, मगर अब तो औरतें अपने घर का काम भी तौहीन समझती हैं। अच्छा तरीका है किसी को बातें सुनाने का, मैंने दिल में सोचा। अच्छा, अब क्या हो गया है? मैंने बेजारी से पूछा। बेटी, ये जो शब्बू है ना, मुझे इस पर जरा भी एतबार नहीं है। बाहर का लड़का है, खुदा जाने कैसे हो। घर में हम औरतें भी हैं, कल को ये बड़ा भी होगा, हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा। मेरी सास ने फिक्रमंदी का इजहार किया। अम्मा जी, आपको तो लगता है कि मेरी आसानी से सबसे बड़ा मसला है, आप चाहती नहीं हैं कि मैं घर में आराम से रहूं। मैंने शिकवा कर डाला। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, तुम कहती हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मगर ये ठीक नहीं है। मेरी नज़र तो कुछ और ही देख रही है। सास ने यह बात करके मुझे भी और ज्यादा बेजार कर दिया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। वैसे भी शब्बू हर वक्त मेरी खिदमत के लिए मौजूद रहता, फिर मुझे उससे क्या डर। दुबला पतला और फर्मा बरदार बच्चा था। उम्र उसकी अभी 14-15 साल होगी। हर वक्त टोपी पहने रखता। ऐसा बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसके आने से मेरे शोहर का रवैया भी मुझसे बहुत अच्छा हो गया था। हालांकि वो कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो मुझे खुद भी हंसाने लगे थे। कहाँ गई उनकी वो तल्ख मिजाजी, जो मेरी खुशियों का गला घोंट देती थी। आज भी शाम का वक्त था। मैं और शाकिर अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने देखा तो सामने शब्बू खड़ा था। क्या बात है शब्बू, उस वक्त क्यों दाखिल हुए हो? मेरे शोहर ने गुस्से से पूछा। आने दें, बेचारे को कोई बात करना होगी, मैंने कहा तो शब्बू ने सर झुका लिया और बड़े धीमे लहजे में बोला, मालिक, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा। अगर आप 2 दिन की छुट्टी दे दें तो मेरी तबीयत संभल जाएगी।
वरना मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे शोहर को और गुस्सा आ गया। नहीं बेगम साहिबा, मैं के जा रही है, तुम्हें आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें खिदमत के लिए लाया हूँ, आराम करने के लिए नहीं, शाकिर ने कहा और उसे डांट कर कमरे से भेज दिया। मैं हैरान रह गई कि उन्हें मेरा इतना ख्याल कैसे है। मैंने सुबह ही मेके जाने की बात की। मुझे लगता था कि शब्बू का भी मेरे साथ दिल लग गया है। मेरे घर से जाने पर वह उदास हो रहा था, इसीलिए बीमारी का बहाना कर दिया। फिर अगली सुबह शाकिर मुझे मेरे मेके पहुंच आए। मैं बहुत खुश थी। काफी अरसे के बाद अपने माँ बाप के घर आई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अम्मी को भी बताया कि मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मेरे साथ एक मुलाजिम लड़का लाए हैं जो हर वक्त मेरी खिदमत में लगा रहता है। ये सुनकर अम्मी ने भी मुझे डांटा। तुझे ये क्या बुरी आदत लग गई है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर का काम खुद करो, मियाँ का ख्याल भी खुद रखो। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई। और कर भी क्या सकती थी। 7 दिन तक मैके रही। अम्मा ने कई नसीहतें की, जिन्हें मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। 7 दिन बाद मैंने शोहर से राब्ता किया। कहने लगे, अभी 2-3 दिन मैके में रहो, मैं कुछ ज़रूरी कामों से फारिग होकर तुम्हें लेने आऊँगा। यूँ 1 हफ्ता और गुजर गया, मगर वो नहीं आए। तीसरे हफ्ते वो मुझे लेने आए। तब तक तो मुझे उनकी खूब कदर आ चुकी थी। फौरन सामान बांधा और उनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे शोहर का रवैया कुछ बदला हुआ सा है। मैंने बहुत कुरेदा कि आखिर बात क्या हुई, मुझसे उखड़े उखड़े से क्यों हैं। तब वो और चिढ़ने लगे, बोले, तुम खामखा मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तो तुमसे वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं पहले किया करता था, मगर तुम न जाने किन ख्वाबों में रहती हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। वो दिन बड़ी बदमज़गी में गुजरा। सुबह मेरी आँख खुली तो शब्बू मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। शब्बू को ना पाकर मेरे तो जैसे पाँव तले से जमीन निकल गई। शब्बू कहाँ गया, मैं सोचने लगी। उसके बगैर मेरा गुजारा मुमकिन ही नहीं। उसके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ नहीं था। थोड़ी देर के बाद सास ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है और काम भी नहीं हो रहा। तब मुझे याद आया कि वो हफ्ते पहले वो अपनी तबीयत की खराबी की शिकायत कर रहा था। खैर शाम तक वो अस्पताल से वापस आ गया। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और सर पर वही टोपी थी जो हमेशा मौजूद रहती थी। मैंने उसका हाल चाल पूछा तो मरियल सी आवाज़ में बोला, बस ठीक हूँ बीबी जी, आप दुआ करें कि मेरे माँ बाप सलामत रहें। उसकी बात सुनकर मैं भी गमगीन हो गई। वो बेचारा अपने माँ बाप से दूर हमारी खिदमत के लिए बैठा था। मैंने उसे कमरे में जाने का कहा। तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कोई ज़रूरत नहीं काम काज करने की, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने कहा तो उसने सादतमंदी से सर झुका लिया और अपने कमरे में चला गया। 2-3 दिन तक वो अपने कमरे में आराम करता रहा। मैंने भी उसका जी जान से ख्याल रखा, मगर जब 1 हफ्ता गुजर गया, घर के कामों में मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी, तो मैंने उसे कहना शुरू किया, शब्बू अब तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हारी सेहत भी बेहतर हो गई है, मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस बात पर शब्बू ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा कामचोर हो गया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। कहाँ सर झटक कर गधे की तरह सारा दिन काम करने वाला शब्बू, और कहाँ ये जो हर वक्त बैठा आराम करता रहता और मुझसे चीजें मांग मांग कर बिस्तर में ही खाता। मैं भी ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। आसान तरीके में मैंने कहा, तुम काम नहीं करते तो यहाँ से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हम पर बोझ बनने की। एक दिन मैं शब्बू से बातें कर रही थी कि मेरे शोहर घर में दाखिल हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शब्बू को डांटने की? शाकिर ने शब्बू को अपने साथ लगा लिया। तब उन्होंने एक काले रंग का पर शब्बू को थमा दिया। ये क्या है, मैंने गुस्से से पूछा। पहले ही उसे मेरे लाड प्यार ने सर पर चढ़ा रखा है, आप उसे और तोहफे लाकर दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल काम ना करे। मेरे शोहर ने मेरी बात सुनकर मुझे यूं आंखें दिखाई जैसे शब्बू उनका देरीना रिश्तेदार हो। खबरदार, अगर तुमने इसके बारे में एक लफ्ज भी कहा, मैं शब्बू के खिलाफ कोई बात भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो चली जाओ,
ये कहीं नहीं जाएगा। उसकी बात पर मैं तो हैरान रह गई। एक मामूली से नौकर के लिए मुझसे इतनी बदसलूकी, ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा। खैर मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने अपने शोहर के साथ खुद ही सुलह कर ली। वो भी मामूल के मुताबिक मुझसे बातचीत करने लगे। शब्बू ने भी अपनी वक्ती जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली, लेकिन अब उसने टोपी के साथ साथ शाल भी ओढ़ना शुरू कर दी। वो भी जनाना शाल। अब तो उसकी चाल डाली औरतों वाली हो गई थी। एक दिन शाकरा हमारे घर आई। वो मेरी पड़ोसन थी, जो कभी कभार ही हमारे घर आती थी, मगर जब भी आती अच्छे मशवरे से अपने साथ लाती, जो मेरे काम आते रहते। आज शाकरा मेरे घर आई तो शब्बू ने उसे चाय बनाकर दी। उसने चाय पीते हुए शब्बू को गौर देखा, सर से पांव तक उसका जायजा लिया। शब्बू जब चला गया तो मुझसे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगी, तुमने कुछ सोचा है अब? इसका क्या करोगी? इसे अपने घर से निकालो। ऐसे लड़के अपने घर में रखना अच्छी बात नहीं। उसने गहरी नजरों से जायजा लेते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने हैरत से पूछा। बस उसकी चाल ढाल तो देखो, उसके अंदाज तो देखो, कहीं से भी लड़का नहीं लगता। तुम खामखा अपने लिए मुश्किलात पैदा न करो। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? शाकरा, भला उससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? मैंने हैरत से पूछा। देखो, आजकल के ज़माने में कुछ भी मुमकिन है। ऐसी बातें ना करो जिनसे तुम्हारी अतवाजी जिंदगी को कोई खतरा हो। हमेशा इंसान को एहतियात से काम लेना चाहिए, मगर मेरे पास शब्बू के बारे में कोई सबूत नहीं था जो मैं उससे लड़ झगड़ कर उसे घर से निकाल देती। एक रोज सुबह में नाश्ता कर रही थी, शब्बू को आवाजें देने लगी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उसके कमरे में चली गई। गलती से आज दरवाजा खुला था, जो ज्यादातर बंद ही रहता था। मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो शब्बू ने अपने सर से टोपी उतार रखी थी, और फिर मैंने वो मंजर देखा कि मैं अपने पाँव पर खड़ी ना रह सकी। दीवार का सहारा न लेती तो शायद वहीं गिर जाती। मैं लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरी सास भी खामोश थी। शायद उन्होंने शब्बू के वजूद को कबूल कर लिया था। मैंने सोच लिया कि अब शब्बू को अपने घर नहीं रहने दूंगी। शोहर के आते ही मैंने शोर मचा दिया। अब या तो इस घर में शब्बू रहेगी या मैं। वो दो टोक अंदाज में कहा, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मेरे शोहर ने ऐसी बाजी पलटी कि मैं तो हैरान रह गई। मैं भी शब्बू से तंग आ गया हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर कब जाएगा यहाँ से? मैंने एक लफ्ज चबाते हुए कहा, बस कल ही मैं इसका सामान पैक करवा कर इसको भेज देता हूँ। वैसे भी अब ये बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ रहने की कोई तुक नहीं बनती। शाकिर आज मुसलसल शब्बू के खिलाफ बोल रहा था, जबकि ये बात मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। वो हमेशा उसके साथ हमदर्दी जताते हुए मेरे सास ससुर और उस मामले में बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। अगले दिन मैं उठी तो मेरे शोहर शब्बू का सामान लेकर दरवाजे से बाहर उसे अपने साथ लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा। शब्बू को अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ। अब इसके घर जाने का वक्त आ गया है। इस बेचारे ने हमारी बहुत खिदमत कर ली। मैं अब इसे मजीद अजियत देना नहीं चाहता, शाकिर ने कहा, और शब्बू को लेकर गाड़ी में बैठ गए। उनके जाने के बाद मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि शब्बू इस घर से चला गया, वरना मैं जीते जी मर जाती। साथ ही साथ मैं शाकिर पर शुक्रगुजार हो रही थी, जिन्होंने शब्बू को घर से निकाल कर मेरे खोए चैन को लुटा दिया। मैं अपने कमरे में बैठी शाकिर का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे तो मैं उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से शब्बू की वजह से घर के हालात खराब हो गए थे। मैं चाहकर भी अपने शोहर को वक्त नहीं दे पाती, मगर ये तो मेरी ख्वाब ख्याली थी। शाम तक जब शाकिर घर न आए तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। सास ससुर से भी पूछा, वो इत्मीनान से बैठे थे, जैसे उन्हें इस बात की कोई परवाह ही ना हो। 3 दिन गुजर गए। अब तो बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैंने सास ससुर से जोर देकर पूछा तो बोले, बेटी तूने अपना घर खुद बर्बाद किया है। तब सास ने अपने कमरे से मुझे एक चाबी उठाकर दी और बोली, जाओ फारिग वक्त में इस पते पर जाना और जाकर अपनी हकीकत अपनी आंखों से देख लेना। उन्होंने चाबी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, और खबरदार
जो तुमने हंगामा करने की कोशिश की। मेरे बेटे की खुशी जिस बात में है, हम उसका साथ देंगे। मैंने पहले तुम्हें कहा था कि बाज आ जाओ और भरोसा कर लो लोगों पर, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब अपने किए का अंजाम भुगतो। अपनी सास से यह बात सुनकर मेरी रही सही उम्मीद भी जाती रही। अगले दिन वो चाबी लेकर मुतलका पते पर पहुंची। वहां जाकर मैंने फ्लैट का दरवाजा खोला। शायद शोहर ने जानबूझकर यह हकीकत मुझे दिखाने का फैसला किया। फ्लैट का दरवाजा खुलते ही मेरे कदमों तले से जमीन से रह गई, क्योंकि सामने मेरा शोहर शब्बू के साथ बैठा हुआ था, जिसने पूरा साल अपने रूप से मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं ये भी ना समझी कि टोपी पहनने और फिर चादर ओढ़ने की क्या तुक बनती है। मैं तो 5 साल से औलादे महरूम थी। शब्बू जो लड़के के रूप में लड़की थी, उसने अपने बाल हमेशा टोपी में बंद किए हुए थे। 1 साल मेरी खिदमत करती रही और फिर मेरे घर में ऐसा नकब लगाया जिसने मुझे कभी उठने नहीं दिया। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा शोर उसका हो गया और मैं अकेली रह गई। शब्बू ने अपने वतन से 3 बेटे पैदा किए और वो बेटे मेरे शोहर की जानते थे। मेरे लिए अब जिंदगी का मकसद कोई नहीं रह गया। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि उन्होंने किसी जिम्मेदार की खिदमत की, जिसने उन्हें अपनी एक जरगे में जीती हुई लड़की दे दी थी। ये लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि देखने वालों की नज़र उस पर टिक जाती, मगर उन्होंने इस माहौल से बचाने की खातिर लड़के का रूप देकर अपने साथ अपने घर ले आया। शुरू में उसका इरादा था कि वो उसे महज एक नौकर के तौर पर रखेंगे, मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने दोनों को निकाह के रास्ते पर मजबूर कर दिया। अब जबकि शब्बो 20 साल की हो गई, थपेड़े लिए वो अब भी एक बच्ची थी, क्योंकि शायद 1 साल में मैंने उसे अपने बेटे की तरह समझा था। शब्बू भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसने मुझे बड़ी बहन वाला दर्जा दिया। बिलाखिर हम दोनों की सुलह हो गई। अब हम दोनों एक ही घर में एक छत तले रहती हैं। मैं उसका ख्याल करती हूँ और वो भी मेरी इज्जत करती है, मगर सब लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी सास की बातों का बुरा न मनाइए। बाज़ औक़ात उन्हें जो बातें पता होती हैं, हम उनसे कभी आशना नहीं होते।